हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। और सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने 1K यूट्यूब की हमारी फैमिली जो है हो गई है। ऐसा ही सपोर्ट रहा तो हम और ग्रो करेंगे। और मेन बातें जो भी हैं, ये मान के चलिए कि जो आपका एक-एक सपोर्ट है वो उन बच्चों तक भी ज़रूर हम पहुँचाएँगे, जो बच्चे असहाय हैं, जो इतना पैसा पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कोर्स हमें ये जो बैच है स्टार्ट किया है। और हमेशा हम यूट्यूब पे रहेंगे और हमेशा आपको जो है चीज़ें देते रहेंगे, बैच देते रहेंगे। और कोशिश रहेगी कि दूसरे सब्जेक्ट्स को भी आपके लिए अवेलेबल करवा सकें। उसके लिए आपको सिर्फ़ एक सपोर्ट है कि आप अपने स्टेटस पे कहीं पे शेयर कीजिए, बताइए सभी को। और क्वालिटी का आपको पहले से ही बता दिया गया था कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी चल रही है। उसके साथ-साथ जैसे कि आज क्वेश्चन जो आए हैं उसके अंदर आपको पैटर्न में कैसे नीट के क्वेश्चन्स आते हैं, कैसे मेंस के प्रश्न आते हैं, कैसे सीबीएसई बोर्ड में प्रश्न आते हैं, सभी की झलक देखने को मिलेगी। और अब की बार जो हमारा होगा शुक्रवार को, कल जैसे हमारा क्लास हो जाएगी, पर अगली जो क्लास इस 12th क्लास की होगी उसके अंदर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन के जितने टॉपिक हमने कर लिए, एक शॉर्ट में, उन सभी की बातें करेंगे। आज ये एक शॉट होगा पूरा। इस सेट के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कहां-कहां से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है। एक छोटी-सी इंफॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है आपके लिए, सभी के लिए, कि अब से जो आपकी क्लास है वो 5:10 पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अब 6:30 का टाइम था, वो 5:10 पे स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स या कुछ और कारण की वजह से हम उस क्लास को उस वक्त नहीं ले पाएँगे। इसलिए जो क्लास का टाइमिंग है थोड़ा-सा चेंज है और वो टाइमिंग रहेगा आपका 5:10 पे आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो है ज़्यादा टाइम को खराब नहीं करेंगे, बस अब अपने टॉपिक की तरफ, ओरिजिनल टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और हमारा जो ओरिजिनल आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बड़ा डिटेल में इस टॉपिक को मैं आपको स्टडी करवाऊंगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो बातें आपको एग्जाम्स के लिए है और जिन बातों का यूज करके न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर सकते हो वो बातें। ये मैं पहले ही कह चुका हूं, इस बात का मेरा वादा रहा कि क्वालिटी के साथ क्वेश्चंस की क्वालिटी, साथ साथ जो थ्योरी की क्वालिटी है वो इस तरीके से मैं करवाऊंगा, जो बच्चा इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ेगा वो न्यूमेरिकल बिल्कुल स्पीडली निकालेगा। आप सिर्फ आपको फोकस करना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। यहां पे जो ये आपको फील्ड नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये जो फील्ड नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है, इस फील्ड का मतलब अगर आप समझोगे तो ये मतलब हो गया स्पेस। ये मान के चलिए कि स्पेस है। और ये आपको जो इलेक्ट्रिक का मतलब दिखाई दे रहा है, सीधा सा मतलब चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, तो इसका मतलब इस चार्ज के चारों ओर का एक स्पेस हो गया है। क्योंकि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक, और फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज का स्पेस। यही तो मतलब हो गया, चार्ज का स्पेस। अब इसका सीधा है कहने का मतलब है कि मान लीजिए, अगर आप मान के चलिए आपके पास एक स्पेस है, कुछ इस तरह का आपके पास एक स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर आपने एक चार्ज रख दिया क्यू। ये चार्ज क्यों रख दिया? अगर हम इस स्पेस के अंदर इस क्यू चार्ज की बातें करें, जो आपको यहां पे प्लेस किया गया है, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि अभी अभी आपने जब दो चार्ज पार्टिकल को लिया था, जैसे कि ये पहला चार्ज पार्टिकल Q1 है, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो यहां से बनने वाला फोर्स क्या था? K इंटू Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर। ठीक है। अब इसी प्रकार इसका कहना है कि अगर इस चार्ज को आप ध्यान से देखो और इस चार्ज के चारों ओर स्पेस को आप ध्यान से देखो, अगर इस स्पेस के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आपको मान लिया जाए यहां दिखाई दे गया, इस पॉइंट पे दिखाई दे गया, तो वह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा। अगर इस चार्ज से बाहर यहां पार्टिकल होगा तो इन दोनों के बीच कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब, जब ये दूसरा चार्ज पार्टिकल इस स्पेस में एंटर करेगा, इस चार्ज पार्टिकल के स्पेस में, समझ गए ना? ये चार्ज पार्टिकल के चारों ओर कोई ना कोई स्पेस है। जब दूसरा चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के इस स्पेस में एंटर करेगा तो उसको एक फोर्स फील होगा।
अगर वो एंटर नहीं करता है तो फिर फोर्स फील नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कुत्तों का इलाका होता है, एक गली के कुत्ता है, दूसरा गली का कुत्ता उसमें आ गया तो वो उसको भौंकना शुरू करेगा और जब तक भौंकता रहेगा जब तक वो गली से बाहर निकलेगा, क्योंकि उसका इंपैक्ट है। जैसे ही गली से बाहर निकल के वो कुत्ता अपनी वाली गली में चला गया, अब कुत्ता भौंकना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका इंपैक्ट तो उस एरिया में था ना, उससे बाहर तो नहीं। उसी प्रकार इस चार्ज का इंपैक्ट इसमें है ना, अगर इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आया तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, इसके बाहर नहीं करेगा। तो यही है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम कहते हैं स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज in which electrostatic force can be felt, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फेल्ट कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चार्ज के चारों ओर का स्पेस है, उससे बाहर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इंपैक्ट है वो खुद पे नहीं होता, वो दूसरे पे होता है। यानी कि कहने का मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट अगर आप जानना चाहते हो तो वो दूसरे पे होगा। यानी कि सीधी बात है, कहने का मतलब इस चार्ज का इंपैक्ट अगर मैं कोई यहां चार्ज रख दूं तो इस चार्ज का जो इंपैक्ट है, इस चार्ज का जो इंपैक्ट है वो इसके ऊपर आएगा। इस चार्ज का इंपैक्ट खुद पे नहीं आएगा, इस चार्ज का इंपैक्ट अपने ऊपर नहीं लेगा ये। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का खुद के ऊपर नहीं होगा, इस चार्ज का इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद पे नहीं लगाता, दूसरे पे लगाता है। ये चार्ज पार्टिकल इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और ये चार्ज पार्टिकल इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। Q1 पार्टिकल Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, Q2 पार्टिकल Q1 पे लगाएगा, पर Q1 खुद पे नहीं लगाएगा, Q2 खुद पे नहीं लगाएगा। इसीलिए हम इसके आगे एक टर्म पढ़ेंगे और जिस टर्म का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मैं समझा चुका हूं क्या होता है। अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, हमारे पास ये वाई एक्सिस हमने मान लिया है। ठीक है। कोई भी बच्चा, देखिए मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले जो है आपके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप थ्योरी को नहीं समझोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं गारंटी इस बात की हमेशा लेता हूं कि अगर मैं थ्योरी करवा रहा हूं तो उसको इतनी गहनता के साथ करवाता हूं ताकि बच्चा न्यूमेरिकल करे तो वो सारे उससे सोल्व हो जाए। एक एक पॉइंट को हम समझ के करेंगे। ठीक है भाई। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक को एक्स एक्सिस माना, एक को वाई एक्सिस माना। इसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं। और हमने ये मान लिया कि हमने जो चार्ज पार्टिकल को रखा है वो कुछ इस पॉइंट पे रखा है और उस चार्ज पार्टिकल को यहां रख दिया। और यहां पे हमने जो रखा है वो रखा है क्यू नोट चार्ज। और इस ओरिजिन के ऊपर जो चार्ज रखा है वो क्यू चार्ज रखा है। इस क्यू चार्ज का जो नाम है वो होता है सोर्स चार्ज। इसको सोर्स चार्ज कहते हैं क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। जिससे जो बनाना होता है उसको सोर्स कहते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है इसलिए इसका नाम सोर्स चार्ज रहेगा। और ये टेस्ट चार्ज है जो टेस्ट करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, टेस्ट चार्ज। जो चार्ज टेस्ट करेगा उसको तो टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्टर कहते हैं। और जो इस चार्ज को बनाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा, उसको क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कहना है कि जो इस पॉइंट P के ऊपर, ये P पॉइंट मैंने इसको मान लिया है, इस P पॉइंट के ऊपर जो क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज के ऊपर ये वाला क्यू एक फोर्स लगाएगा। अब आपको भी पता है कि अगर ये R पोजीशन वेक्टर है तो R पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप जानते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू K क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कहना है कि ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा।
तो इसका मतलब ये क्यू नोट चार्ज एक फोर्स को फील करेगा, टेस्ट करेगा, इसलिए तो टेस्ट चार्ज है। कब करेगा? जब ये इस पी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कहना है कि जो इस पी पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वो टेस्ट चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड as the electrostatic force, the force feel by test charge placed at that point, test charge placed at that point, जो उस पॉइंट के ऊपर वो प्रेजेंट है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि उस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज क्यू नोट टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है, वो जितना इस क्यू के कारण फोर्स को फील करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दे देंगे। अब यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण। अब इसी टॉपिक का, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होगी, और इसी टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये टॉपिक बनता है भैया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए, इस पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। इसका मतलब क्या है? इसको समझिएगा जरा। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप इसको कुछ इस तरह से समझिए। देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए। देखिए बच्चा पार्ट, अब इस बात को सोचिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप कैसे निकालोगे? अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको एक बात का पता होगा कि ये वाला जो क्यू चार्ज है, इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे द फोर्स अप्लाइड बाय क्यू नोट चार्ज। ठीक है, या फिर इसको सीधा सिंपल छोटे से वर्ड में लिख लो, ये बड़ा वर्ड हो जाएगा, छोटे से उसमें लिख लो ताकि आपके लिए भी इतनी बड़ी बड़ी याद करने की जरूरत ना हो। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू। ठीक है, किसके ऊपर फोर्स? क्यू नोट के ऊपर। पर किसके कारण? क्यू चार्ज के कारण। क्यू चार्ज के कारण हम किस पे देखना चाहते हैं? क्यू चार्ज के कारण हम क्यू नोट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, हम ये देखना चाहते हैं। जब आप ये देखोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि क्यू नोट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है बच्चा? वो लग रहा है क्यू के कारण। तो उस फोर्स की वैल्यू जो है वो एफ होगी, और इसको हम कहेंगे क्या? के इंटू में क्यू नोट डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। क्योंकि आपको कूलम्ब्स लॉ का पता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तो यहां लिखेंगे फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो हम यहां पे कह सकते हैं एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स फील्ड बाय टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज को हम क्या कहेंगे? यूनिट चार्ज कहेंगे। यहां पे यूनिट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज का ही नाम क्या रखेंगे? यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज ड्यू टू दिस क्यू चार्ज, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? एफ डिवाइडेड बाय में क्यू नोट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यू नोट चार्ज के ऊपर क्यू था, तो यूनिट चार्ज के ऊपर क्या होगा? क्यू नोट नीचे। जैसे 10 रुपए की टॉफी 50 आती है, तो 1 रुपए की कितनी आएंगी? 50/10। ऐसा ही किया है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने जा रहा है, वो बन गया एफ डिवाइडेड बाय में क्यू नोट। एक तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, क्यू नोट गुणा में ई, कुछ इस तरह से भी ये फार्मूला बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम्स के अंदर इसका यूज होगा, क्वेश्चंस में यूज होगा। अब दूसरा फार्मूला जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा? एफ बाय में क्यू नोट। एफ की वैल्यू ये रही हमारे पास, वो होगी के इंटू में क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, और बटे में क्या हो गया? क्यू नोट हो गया। अब इस क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो गया? कैंसिल आउट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी अ के इंटू में क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो अब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें चल रही हैं उसके दो फार्मूले यहां पे हमने बना लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया जाता है, याद रखना, इसको ई से डिनोट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसको सिंबल जो होता है वो कैपिटल ई होता है, इसको ई से डिनोट किया जाता है। तो एक तो फार्मूला क्यू नोट गुणा ई हो गया, और एक फार्मूला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मस्त तरीके से याद होने चाहिए, जब आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप निकालो कहां से, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नोट से, यहां से निकालो। क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चा, न्यूटन, और चार्ज की कूलम, इसलिए यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ये कौन सी यूनिट होगी आपकी, ये यूनिट होगी एसआई यूनिट, जिसको एमकेएस भी कहते हैं, एसआई यूनिट। अगर आप इसी को बात करोगे तो न्यूटन फोर्स की यूनिट डाइन होती है और चार्ज की यूनिट होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या ईएमयू, ठीक है, उसको हम रख सकते हैं डाइन पर ईएसयू या ईएमयू, ऐसा कह सकते हो जब आप उसको किस में लोगे, सीजीएस में लोगोगे तो, ठीक है। सीजीएस की यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है, ईएमयू या फिर ईएसयू, जो आपको पहले भी बता दिया गया है। ये हो गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में आपको बता दूं, ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतना पता होने के साथ साथ आपको इसका डायमेंशन फार्मूला भी पता होना चाहिए। जो जो बातें मैं आपको बताई जा रहा हूं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सारे। तो इसका डायमेंशन फार्मूला अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, दैट इज क्यू नोट इंटू में ई के बराबर। अगर मैं एफ डिवाइडेड बाई क्यू नोट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब डायमेंशन फार्मूला फोर्स का सभी को मालूम होता है, वो होता है एम एल टी माइनस टू। किसी को नहीं पता तो आप इस फोर्स को कीजिए क्या, मास गुणा में एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन फार्मूला एम और एल का हो, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, कुछ इस प्रकार से। तो ये डायमेंशन फार्मूला आपका आ गया फोर्स का। क्यू नोट का कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ रखा है करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे पढ़ रखा है। तो इस क्यू का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा आई डायमेंशन फार्मूला तो करंट का, और टाइम का टी, इस प्रकार। अब दोनों को यहां रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस टू, ये हो गया, और इसके बटे में किसका आ जाएगा, आई इंटू टी, ये हो जाएगा टी पावर वन। ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला एम इंटू एल, ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहां हो जाएगा टी माइनस थ्री, और ऊपर हो जाएगा आई जाएगा तो आई माइनस वन, ये डायमेंशन फार्मूला। तो ये डायमेंशन फार्मूला किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इसके साथ साथ इसके यूनिट के बारे में बता दिया, और ये पूरा टॉपिक आपको बता दिया कि किस प्रकार से टॉपिक का टेम्परामेंट चलने वाला है। अब हम इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को दो भागों में डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और फर्दर जो है स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चे वो दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये मान के चलो कि ये न्यूमेरिकल्स की रीढ़ की हड्डी है। जो बच्चा इस पे ध्यान देगा तो न्यूमेरिकल्स करने में बहुत सक्षम वो होगा। ये न्यूमेरिकल्स की रीढ़ की हड्डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स में बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दो टाइप है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म रहे, बार बार चेंज ना हो, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का जो तरीका होता है, आप उस तरीके की बात करेंगे जिस तरीके से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा सकते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से हम इसको दर्शाते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बाद में करेंगे, पर अभी इतना समझ लीजिए। इसके बाद मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बना रहा हूं, कुछ इस तरह से। आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ई लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं। पर कहोगे सर डिफरेंस क्या है, ये यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है।
पहचानने का आसान तरीका देखोगे तो इन लाइंस के बीच के गैप को देखो, बिल्कुल सभी में इक्वल है, कोई गैप में कम या ज्यादा नहीं है, बस यही पहचान होती है। जब ये सभी में गैप, जैसे यहाँ आपको कम दिखाई दे रहा होगा ना, ये मेरे गलती से टेढ़ा होगा, नहीं तो सभी में मैंने एक जैसा बनाया। यहाँ आपको टेढ़ा मेढ़ा मैंने पहले ही बना के दे दिया, यहाँ गैप ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ और भी कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ फिर कम हो गया, यहाँ ज्यादा हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पहचान बनानी सीख लो कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म की पहचान क्या होती है, इस प्रकार से होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म की पहचान करके हमें करना क्या है, सबसे पहले तो टॉपिक्स में बार बार यूज होगा और उसके साथ साथ इसकी पहचान से हमें फायदा क्या होगा। इसकी पहचान से बहुत सारे फायदे हमें मिलेंगे, जैसे मैं आपको यहां से ड्रॉ करके दिखाता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। इसके साथ साथ आपको यहां क्या जानना है, इसके साथ साथ आपको एक बात और यहां पे जाननी है, और वो बात क्या है, वो बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज तक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। दूसरी बात यह है, ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी जो डायरेक्शन हम निकालते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है तो अगर मैं इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दूं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख दिया। ध्यान से सुन लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे इसके अंदर, तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन शुरू कर देगा। दोबारा समझिए, जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होगा, इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो तुरंत उसी वक्त उसी समय ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पार्टिकल एक्सेलरेट इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। वो हमेशा जो एक्सेलरेट होता है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में एक्सेलरेट होता है। जो डायरेक्शन फील्ड की होती है वही डायरेक्शन उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की होती है। ये पॉजिटिव के लिए मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार अगर मैं इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखता, मान लिया जाए, तो आपको भी पता है कि ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करता इस डायरेक्शन में, और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता इसी डायरेक्शन में। तो इस ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में गया तो उल्टी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इससे उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो गया है। तो इसलिए हम कहेंगे यहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण, आपको पता ही है मौसम थोड़ा सा खराब है, इसलिए कई बार नेट की कनेक्टिविटी जो है वो नहीं हो पाती है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये फोर्स का एक फार्मूला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू नॉट इंटू ई के बराबर मानते हैं। ये फोर्स का फार्मूला है। अगर हम इस फोर्स के फार्मूले का सिंपली यहां पे यूज करें, ये रहा फोर्स। ठीक है, तो दोनों फोर्स को इक्वेट करेंगे तो मास गुणा एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, क्यू इंटू ई के बराबर। मतलब अगर एक्सेलरेशन को निकालूं तो ये हो जाएगा क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय में एम। अब मैं हमेशा कह सकता हूं कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है चाहे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको किसी फील्ड में रखा जाएगा, और वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो आपको पता है कि वो इतनी एक्सेलरेट है। और मैंने आपको ये बात बता दी पहले से कि न्यूमेरिकल्स जो जेई के अंदर और नीट के अंदर पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से अवश्य आता है, जिसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ फील्ड में एक्सेलरेट होगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपोजिट में होगा। अब होगा जरूर, पर उसके एक्सेलरेशन कितनी आएगी बेटे, इतनी एक्सेलरेशन आएगी बच्चा पार्टी, इतनी एक्सेलरेशन
एक्सेलरेट होगा। नेगेटिव होगा तो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अंदर ये क्या जाएगा। फर्दर इसके आगे बात करते हैं। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने जो बातें बताई हैं वो सारी बातें आपके सामने यहाँ पे जो है आ चुकी हैं, और इसके साथ साथ आप जो है काम कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यहाँ पे यूज होगा कहीं कहीं पे। अगर आपको कोई ये कह दे कि जैसे कि मान लिया जाए एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ रखे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज वो अगर रख दे, तो अभी अभी आपको बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव तक किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सेलरेशन गेन करेगा वो E इंटू ई डिवाइडेड बाय में m करेगा। ये बात भी मैंने आपको बात बता दी है, ये रही। अगर कोई कह दे कि एक पार्टिकल जो है वो यहां से यहां फॉल हुआ या यहां से यहां फॉल हुआ, कहीं से कहीं गए, और उसका कितने टाइम में वो फॉल हो गया, मान लीजिए हाइट h बोल दे, तो आप सीधा इक्वेशन लगा सकते हो s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। अगर वो ड्रॉप हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और s की वैल्यू h, क्योंकि h हाइट से वो ड्रॉप हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगी E इंटू ई डिवाइडेड बाय में m इंटू टी का स्क्वायर। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अब इसका एक टॉपिक और है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा मैंने कहा था कि पूरा मैं आपको एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, कोई पॉइंट यहां नहीं छोड़ूंगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे हम। वो टॉपिक का जो नाम है, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस पे भी आजकल बहुत सारे न्यूमेरिकल आने लगे हैं, बच्चे इसको नहीं समझते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते तो है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को केवल यहां से पढ़ के जाते हैं, जो ये फार्मूले मैंने बताए केवल ये पढ़ के जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ये फार्मूले होते हैं कि एक फार्मूला ये F बाई क्यू नॉट या F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, और दूसरा फार्मूला के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये पर वो ओरिजिनल फार्मूले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अभी उन्होंने नहीं सीखे, जिसके कारण एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर उससे जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर न्यूमेरिकल्स बना देगा और न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में पूछ लेगा, जहां उसको वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चा पजल हो जाता है। अब हम बात करते हैं उसी के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं। उसी के प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना होगा कुछ इस प्रकार से। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर एक पोजीशन वेक्टर मान लिया r, ये रहा पोजीशन वेक्टर r, और ये पोजीशन वेक्टर जो माना है r पोजीशन वेक्टर माना है, इस पॉइंट का नाम हो गया p। अगर इस p पॉइंट के हम कंपोनेंट अब कर दें, अगर मैं इस p पॉइंट के अब कंपोनेंट कर दूं, किस प्रकार से कंपोनेंट कर दूं, देखिएगा मैं इस p पॉइंट का एक कंपोनेंट, देखिए मैं p पॉइंट का एक कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में ले लूं, P पॉइंट का एक कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन में ले लूं, P पॉइंट का दूसरा कंपोनेंट इसमें ले लूं, और तीसरा कंपोनेंट में ले लूं कुछ यहां पे। मैंने मान के चले तो हमने 3 कंपोनेंट कर दिए। 3 कंपोनेंट का मतलब हो गया कि ये x एक्सिस होगा इसका, ये y एक्सिस होगा इसका, और ये z एक्सिस होगा किसका, होगा इस r का। जो r पोजीशन वेक्टर है ये 3 भागों में तोड़ दिया, तो r पोजीशन वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं xi कंपोनेंट प्लस में yj कंपोनेंट प्लस में zk कंपोनेंट, कुछ इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूं। तो xi yj और zk, ये x y और z तीनों कंपोनेंट ले लिए। अगर ये चार्ज पार्टिकल Q नाम का चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ है, तो इस P पॉइंट के ऊपर ये Q चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है E इज इक्वल टू मैं K इंटू मैं Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और अभी अभी 1 मिनट पहले मैं ये बात बता चुका हूं कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल अपने खुद पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है भैया। तो ये चार्ज पार्टिकल खुद पे नहीं बनाएगा, ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे बनाएगा, इस पॉइंट पे, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा आर दूरी पे जो पॉइंट है, इसलिए इसका फार्मूला बन के आता के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब इसके साथ साथ आपको एक बात की नॉलेज 11th क्लास से होगी कि अगर आपको किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर की फॉर्म में दिखलाना है तो उसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दीजिए। अब इस प्रकार इसको अगर मुझे वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है तो मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दूंगा इस तरह से।
अब आपको मालूम है कि इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से आर पोजीशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। अब इसकी वैल्यू यहां रख दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आएगा, दैट इज के इंटू में क्यू डिवाइडेड बाय में आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ये दैट इज आर पोजीशन वेक्टर और आर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब 1 पावर ये है, 2 पावर ये है, टोटल मिलाएंगे तो पावर 3 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा के इंटू क्यू आर पोजीशन वेक्टर और आर पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, कुछ इस प्रकार से। अब आर पोजीशन वेक्टर तो ये रहा, ये वाला पोजीशन वेक्टर, पर इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना पड़ेगा हमें। हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा आर पोजीशन वेक्टर का वो बनेगा दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर और अंडर द रूट। 11th क्लास में वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड निकालना आया होगा, एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, वाई का स्क्वायर कर दीजिए, जेड का स्क्वायर कर दिए, पूरे के ऊपर रूट लगा दीजिए। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो बन के आएगा दैट इज के इंटू में क्यू आर पोजीशन वेक्टर की जगह ये वैल्यू, तो क्या बनेगी दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय में इसका मैग्नीट्यूड नीचे रहा, मैग्नीट्यूड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और रूट को लिखा जा सकता है 1/2, रूट को 1/2, पर उसके ऊपर पहले से 3 पावर भी तो है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3/2, ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है बच्चे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है, कुछ इस तरह से आएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। इस फील्ड को अलग अलग डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई कहे एक्स वाला कंपोनेंट लिख दो तो आप लिख दोगे के इंटू क्यू इंटू एक्स, क्योंकि एक्स वाला कंपोनेंट है, और नीचे लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, इस प्रकार से। इसी प्रकार आपसे कोई कह दे ई वाई वाला लिख दीजिए तो आप कहोगे के इंटू में क्यू इंटू वाई डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल पावर कितना हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार अगर आपको कोई जेड डायरेक्शन में कहता है तो आप कहोगे के क्यू इंटू जेड डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2, अलग अलग एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट। बस निकालने का तरीका यूनिट वेक्टर का सहारा लेना है। अब इसके अंदर यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपको अब कोई ये कहता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि आपसे अब कोई क्वेश्चन कर दे, आपसे अगर कोई यहां कोई क्वेश्चन पूछ ले, वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो कह सकता है कि फाइंड आउट ई एट दैट इज आई प्लस 2j प्लस 3k, इस पॉइंट पे पता कीजिए। अब बच्चे जैसे ऐसे पॉइंट को देखते हैं तो घबरा जाते हैं कैसे सोल्व करें, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट किस काम के आएगा, ये जो अभी अभी सिखाया ये किस काम के आएगा, तो आप इसको क्या मान लीजिए बच्चा पार्टी, इसको आर मान लीजिए। आर क्या हो गया दैट इज आई प्लस 2j प्लस में 3k, ये हो गया। अब इस आर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, आर का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, आर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही, कैसे निकालोगे दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और पूरे का रूट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, पूरे के ऊपर रूट, 9 और 4 13 और 1 14, टोटल हो गया 14 का रूट हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, के की वैल्यू क्यू की वैल्यू, वो क्यू की वैल्यू भी आपको बता देगा कि यहाँ पे चार्ज है मान लिया 10 कूलम, ऐसा बोल देगा, चार्ज इज 10 कूलम ऐसा बोल देगा। तो आपको क्या करना है, के की वैल्यू आपको पता है 9 गुणा 10 की शक्ति 9, क्यू की वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट आपके पास आ गया, और या फिर आप एक्स की वाई की और जेड की वैल्यू सीधा, आपको अगर ये नहीं करना है ना, ये भी नहीं करना है, ये सब ये भी नहीं करना, सबका मतलब आपको ये भी नहीं करना, तो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 3 है, बस ये वैल्यू यहां रख दीजिए, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस जो जेड लिया उसका 3 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 3k। इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। इसलिए इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की महत्व, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज अब एग्जाम में ट्रेंड ये हो गया है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करो, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कैपेसिटर को वेक्टर को अच्छे से पढ़ लो। अब एक लास्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है वो है इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे मैंने फोर्स का लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल पढ़ाया था सुपरपोजिशन,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लागू होता है। कहोगे सर पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, आपको यहां पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, जो आपने फोर्स के लिए किया है बस उसी का यूज करेंगे हम। कैसे? जैसे फोर्स का मैंने निकाला था दैट इज क्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहां आया था समेशन, और ऊपर चार्ज आया था क्यू आई, और नीचे आया था दैट इज आर आई जीरो का स्क्वायर, और आई को लिया था दैट इज 1 से लेके एन तक, इसी का यूज करेंगे। और अभी अभी आपको समझाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है, दैट इज एफ डिवाइडेड बाय में क्यू नोट, इसके बराबर है। देख लीजिए ये फार्मूला आज ही करवाया मैंने, ये फार्मूला आज ही मैंने पढ़ाया है, दैट इज एफ डिवाइडेड बाय क्यू नोट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसी का सारा लेने वाले हैं, इसी टर्म का हम सारा लेंगे जो टर्म हमने यूज किया। तो एफ की वैल्यू यार ये एज इट इज यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे तो ये होगा क्यू नोट डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसके नीचे फिर से क्यू नोट, ये वाला क्यू नोट। फिर क्या करेंगे हम, समेशन लगाएंगे तो यहां हो जाएगा दैट इज क्यू आई, और नीचे हो जाएगा दैट इज आर आई जीरो का स्क्वायर, और आई को बढ़ाएंगे 1 से लेके एन तक। इस क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन दैट इज क्यू आई, और यहां हो जाएगा आर आई जीरो का स्क्वायर, और आई को उठाएंगे 1 से लेके एन तक। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बस जो पहले आपको फोर्स के लिए सिखाया उसमें इतना केवल ऐड करना आपको, अगर टॉपिक के नाम से आ जाए या फार्मूला पूछ ले तो इसलिए मैंने आपको बताया, कई बार ऐसे एग्जाम्स के अंदर जो है इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है, इसके टॉपिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मेट में आएगा। अब अगली बात करते हैं, अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे हम। ये पूरा हमने रिवीजन जो है इसलिए करवाया था आपको ताकि हम न्यूमेरिकल्स की बात कर सकें। अब ये आज का जो आपका टॉपिक होगा, पहला न्यूमेरिकल आपका जो है बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है जो अभी अभी हमने यूज किया, और इस न्यूमेरिकल की खास बात है कि सीबीएसई में भी आ चुका है ये। और सीबीएसई के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई की बात नहीं है कि दूसरे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, आज टाइमिंग थोड़ी चेंज थी भाई, जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कल से टाइमिंग 5:10 पे होगी, क्योंकि शाम को किसी वजह से मैं शाम को 6:30 बजे क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो कल से जो आपकी क्लास होगी वो 5:10 पे शार्प स्टार्ट हो जाएगी भाई। तो उस समय सारे बच्चे ऐड हो जाएं, और यहां हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपको एग्जाम में काम आएगा। इसलिए वहां पे आपको 5:10 का जो टाइम रहेगा दैट इज 5:10 PM, ये आपके क्लास का टाइमिंग रहेगा रोज फिजिक्स का। इससे पहले आपकी केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। तो आज हम न्यूमेरिकल में पहुंचे हैं, हालांकि अभी तक हमने जो है थ्योरी पढ़ ली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये पूरा लेक्चर आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, जिसमें एक शॉट में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड खोल के रख दिया आपके सामने एक शॉट के अंदर। इससे ज्यादा आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने नहीं छोड़ा है। अब क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन है जो कितनी डिस्टेंस से फॉल हो रहा है, 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से इससे फॉल हो रहा है। ठीक है, व्हेन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू, और साथ साथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है, और ई की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के बराबर, इतनी वैल्यू दे रखी है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, अब सपोज कीजिए कि शुरुआत वाला केस कुछ इस तरह से था, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अगर ये नेगेटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है इस प्रकार से, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, दैट इज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, कुछ इस तरह से हो गई है। ठीक है, अब दूसरा केस बना दिया और उसके अंदर इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब अब की बार इसको नेगेटिव बना दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया, कुछ इस तरीके से। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऊपर की तरफ हो गई, कुछ इस तरह से। ठीक है, when the direction of field is reversed the proton is falls through same distance। अगर प्रोटॉन को फॉल करूंगा तो प्रोटॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा डायरेक्शन ऑफ फील्ड में जाता है, तो वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इससे उल्टा। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि हमेशा जो प्रोटॉन होता है वो सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन से उल्टा होता है, तो ये उल्टा जा रहा है, ये सेम, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां रिवर्स कर दिया है। कंपेयर द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कंट्रास्ट द सिचुएशन व्हेन दे फ्री फॉल अंडर ए ग्रेविटी।
अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि जो एक्सेलरेशन आएगी इस पार्टिकल की वो E इंटू ई डिवाइडेड बाय एम के बराबर आएगी। अभी थोड़ी देर पहले पूरा लेक्चर जो बच्चा पीछे से देखेगा उसको पता होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ये थी। फिर भी मैं बता देता हूं, पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन और एक फोर्स लगेगा दैट इज क्यू इंटू ई के बराबर। दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, दैट इज क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय एम के बराबर, इसलिए आया भैया। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, समझा चुका हूं, पर अब फिर से मैंने इसको समझा दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, हमें टाइम ऑफ फॉल की बात करनी है। टाइम ऑफ फॉल की बात करनी है तो फार्मूला लगाइए, S इज इक्वल टू में यूटी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। अब वो फ्री फॉल हो रहा है इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और S किस में चेंज हो जाएगा, H में। पर दोनों के लिए H सेम है, दोनों के लिए H की वैल्यू सेम है, पहले केस में भी दूसरे केस में भी। तो अगर मैं इस 2 को ऊपर लेके जाऊं तो ये बनेगा 2 इंटू एच डिवाइडेड बाय में एक्सेलरेशन पूरे का रूट दैट इज इक्वल टू में टाइम, इस प्रकार। अब एक बार टाइम इलेक्ट्रॉन का रखेंगे तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी, दूसरी बार टाइम प्रोटॉन का रखेंगे तो नीचे आ जाएगा किसका, 2h डिवाइडेड बाय में a इंटू पी, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ये 2h कांस्टेंट है क्योंकि दोनों के लिए h की वैल्यू सेम है। अब हमारे पास क्या बच गया, ये AP ऊपर जाएगा, A नीचे आएगा, तो हम कह सकते हैं दैट इज टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ये ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, और नीचे आएगा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द रूट। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो होगी E इंटू ई डिवाइडेड बाय में मास ऑफ प्रोटॉन, और इसकी हो जाएगी E इंटू ई डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे के ऊपर रूट। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम, दोनों जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं वो भी सेम, क्वेश्चन ने बोल रखा है, तो हमारे पास बच गया रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों का रेशियो होगा टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन का, ये दोनों का रेशियो होगा। तो ये दोनों का रेशियो इसके इसमें आ जाएगा ME बाय MP अंडर द रूट। ये क्वेश्चन इसका आंसर है। अब कई बार इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में पूछा जा चुका है, तो आपको मैं बता दूं कि 1836 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कौन, मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आपसे कोई मास ऑफ प्रोटॉन पूछ ले तो 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। इसलिए कई क्वेश्चंस के जब आंसर आते हैं, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया, IIT में ये क्वेश्चन आया है, बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो यहाँ पे जब ME और यहाँ 1836 ME रखोगे तो ME से ME कैंसिल, तो 1/1836 हो जाएगा, उसका रूट निकाल के भी यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये था जो बार बार एग्जाम में आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा भैया, ये जिप्पी का क्वेश्चन है जो बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, जेई के अंदर, नीट के अंदर बहुत ट्रेंड में क्वेश्चन चलता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ। एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ चार्ज ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस विद, देखिए एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं कुछ इस तरह से, इन्फिनिटी, सभी की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकुलाम, तो सभी चार्ज की वैल्यू तो फिक्स है, दैट इज 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट 1 2 4, जैसे पहला है 1 पे, अगला 2 पे है, अगला 4 पे है, अगला 8 पे है, तो अगला किस पे होगा, 16 पे, so on। ठीक है, इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज केप्ट एट ओरिजिन देन व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम। अगर यहां पे 1 कूलम का चार्ज मैं रख लूं और यहां पे कौन रखा हुआ, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज सभी जगह, 1 माइक्रो कूलम, देखो ये वाला चार्ज यहां रखा हुआ है सभी जगह पे, 1 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम ऐसे। पर अब उसने क्या कह दिया, इस ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रख लो, तो ये 1 माइक्रो इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी उस पे फोर्स लगाएगा, सभी इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो उस फोर्स की वैल्यू बताइए। तो मैं कहूंगा उस फोर्स की वैल्यू ऐसे निकलेगी, दैट इज F इज इक्वल टू में K इंटू में Q, एक Q ये रहा और दूसरा Q ये रहा, दैट इज दिस, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि पहला 1 मीटर दूरी के ऊपर है। अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्या होगा, K, सेम चार्ज, चार्ज की वैल्यू तो सेम है, पर अब आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरा 2 दूरी पे है। अब तीसरे की वैल्यू भी सेम है, दैट इज K इंटू में Q, तीसरा कौन है, 4, तो यहां क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। अगला आएगा तो वो क्या हो जाएगा, K इंटू Q डिवाइडेड बाय में 8 का स्क्वायर। अब सर कहोगे सर माइनस प्लस कुछ नहीं होगा क्या, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं आपको एक बात और समझा दूं कि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये पॉजिटिव इस पहले को ये भी इस तरफ रिपेल करेगा। देखिए अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो ये पहला पॉजिटिव भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, दूसरा भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तीसरा भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, चौथा भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मतलब सारे के सारे इसी डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। अगर इसी डायरेक्शन में सभी की डायरेक्शन सेम है तो सारे ऐड हो जाएंगे। अगर ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, मान लिया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला रिपेल करता, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करता,
तो आपको यहाँ पे दो फोर्स निकालने पड़ते, एक पॉजिटिव के लिए, जैसे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इनके लिए एक निकालना पड़ता, एक किसके लिए निकालना पड़ता, नेगेटिव के लिए। दोनों के लिए अलग अलग जीपी लगाओ, फिर दोनों में से जो बड़ा आएगा उसमें से छोटा घटा दो। पर यहां के इस क्वेश्चन में एक ही चार्ज है, वो पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो सबका रिपल्सन हुआ, तो ये भी डायरेक्शन इस तरफ, ये भी डायरेक्शन इस तरफ, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, तो सबकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, सभी को ऐड कर दिया। अब ध्यान से देख रहे होगे तो के क्यू क्यू कॉमन है, के क्यू क्यू कॉमन है, के क्यू क्यू सभी जगह कॉमन आ रहा है। अगर सभी जगह कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, दैट इज के इंटू क्यू, यहां अंदर बचेगा 1/1। देखिए 1/1, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे प्लस में 1/4 प्लस में 1/16, ऐसे करते करते 100 चलिए, ठीक है। अब इसको जिप्पी सोल्व करते हैं, इसकी जब जिप्पी सोल्व करोगे तो वो आएगा a अपॉन में 1 माइनस r। अब ये a क्या है, कॉमन ले लीजिए, सभी में क्या रहा है, ऊपर वाली टर्म्स में, तो ऊपर वाली में 1 है, तो 1 माइनस r कौन होगा, r को पहचानिए। जब मैं इस 1 को 1/4 से भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा, जब इस 1/4 को 1/4 से फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/16 आ जाएगा, आ रहा ना। जब मैं इस 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अगली टर्म मिल रही है, फिर 1/4 को फिर 1/4 से कर रहा हूं तो अगली टर्म मिल रही है। पहले तो हमने निकाला इन सभी में कॉमन कौन आ रहा है, तो कॉमन तो एक आ रहा है, फिर हमने वो निकाला कि पहली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं कि दूसरी आ जाए, दूसरी को किससे करूं कि तीसरी आ जाए। तो हमने पहली को जब 1/4 से किया तो दूसरी आ गई, दूसरी को 1/4 से किया तो तीसरी आ गई, इसलिए यहां पे ये r की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। तो यहां बच गया 1 और ये 4 माइनस 1 यहां हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या बन के आ गई, दैट इज के इंटू में क्यू इंटू क्यू 4/3, ये 4/3। अब के की वैल्यू होगी 9 गुणा 10 की शक्ति 9, एक क्यू की 1 माइक्रो कुलाम है तो -6, दूसरे की कितनी है, 1 कुलाम है, और गुणा में क्या हो जाएगा, दैट इज 4/3, 3 से कैंसिल आउट 3 आ जाएगा, 4 गुणा में 3 12 आ जाएगा, 9 में से -6 गया तो 3 बच गया, 10⁻3, इसको कह सकते हैं 12 1 2 3, तो ये हो जाएगा 12 1 2 3 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी जेई नीट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनने जा रहा है, बहुत बार इसको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कंसीडर करके यहां पढ़ाया। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनने जा रहा है भाई, देखिए मैं इसको वहां करवा दूंगा, अब पहले आप इसको समझ लीजिए, The two pith bars carrying equal charge are suspended from a common point by string of equal length। पहले मैं स्टेटमेंट को समझा रहा हूं, वहां स्लाइड पे इसको करवा दूंगा। दो इक्वल लेंथ के हैं, दोनों के दोनों स्ट्रिंग, उससे एक पिथ बाल को लटका दिया गया है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैंप्ड एट हाफ द हाइट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बाल इज नाउ। अब क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट का कहना है वो समझिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि ये एक पिथ बाल है, इससे आपको इस प्रकार से हैंग कर दिया, और इक्विलिब्रियम की जो सेपरेशन है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। फिर इन्होंने क्या किया, इस y को आधा कर दिया, y/2 पे यहां क्लैंप कर दिया, यहां क्लैंप करते ये दूरी होगी r', ये ऊपर डैश लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, r', इस r' की वैल्यू को पता करना है कितनी वैल्यू होगी। अब एक काम कीजिए, ये पिथ बाल एक्सपेरिमेंट है तो इसका कोई ना कोई मास होगा, तो वो mg नीचे की तरफ काम करेगा, इसके टेंशन होगा जो ऊपर की तरफ टेंशन काम करेगी, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा मान लिया। अगर इसके पास टेंशन है तो टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इस तरफ वाला कंपोनेंट t cos थीटा और इस तरफ वाला कंपोनेंट t sin थीटा के बराबर होगा। समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईआईटी नीट का फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला है। अब ये वाला इस पे भी चार्ज क्या हुआ, इस पे भी चार्ज क्या हुआ, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन के अंदर F नाम के फोर्स से। अगर मैं ध्यान से इसको देखूं तो मुझे पता चला कि जो t sin थीटा है, t sin थीटा, दैट इज t sin थीटा, बैलेंस किसको कर रहा है, F को बैलेंस किया जा रहा है, इस F को बैलेंस कर रहा है। ये t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, इसलिए t cos थीटा ये बैलेंस किसको कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। हमने दोनों को एक दूसरे से भाग दे दिया इस प्रकार से, तो इस t से t कैंसिल, साइन बाय कोस क्या बन गया, दैट इज tan थीटा, और ये बन गया f डिवाइडेड बाय में m इंटू जी के बराबर, कुछ इस तरह से। अब आगे आपको पहचानना क्या है, tan थीटा, इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालिए, क्या आएगा, tan थीटा की बात करेंगे तो पूरी दूरी r है, तो ये बची हुई दूरी क्या होगी, r/2, और ये दूरी भी कितनी होगी, r/2 होगी। ये वाला y है तो tan थीटा क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आ गया, r/2, और बेस कितना आ गया, y आ गया, तो tan थीटा की वैल्यू होगी r/2y, तो यहां tan थीटा की वैल्यू रख देंगे हम कितनी, दैट इज r/2y, ये tan थीटा की वैल्यू रख दी, r डिवाइडेड बाय 2y।
अब अगर हम इससे आगे बढ़े, इस चार्ज पार्टिकल और इस चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स देखूं मैं, देखिए फोर्स तो कितना बनेगा, दैट इज के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, मैं टोटल दूरी क्या थी r/2 प्लस r/2, तो r है तो ये क्या बनेगा r²। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसको बैलेंस किया, क्योंकि इसके पास m मास था तो mg इसका नीचे लगा। ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ इसलिए T टेंशन होगी, T टेंशन होगी तो टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ, दूसरा इस तरफ। ये चार्ज पार्टिकल इस पे F नाम का फोर्स इस तरफ लगाएगा, ये F इसको बैलेंस कर रहा है, ये T cos थीटा इस mg को बैलेंस कर रहा है। जब इनको डिवाइड किया तो tan थीटा F/mg आ गया। इस ट्रायंगल में tan थीटा निकाला r/2y और इसी के लिए फोर्स निकाल लिया k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय r²। अब यहां पे इस फोर्स की वैल्यू रखेंगे हम। जब फोर्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आया था, देखिए हमारे पास आया था एफ की वैल्यू होगी के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और बटे में कौन है, इसके बटे में mg, यहां लिख दिया हमने mg इक्वल टू किसके है, इक्वल टू देखिए किसके, r/2y के है, मतलब हम इसको किसके इक्वल कर दें, r बटे में 2y के। अब ध्यान से देखिए r² ऊपर जाएगा तो ये बनेगा k इंटू क्यू का स्क्वायर बटे में mg, और ये 2y इस तरफ आ गया और उस तरफ कौन चला गया, r² और एक r पहले से था तो टोटल क्या बन गया, r³ बन गया। अगर आपको ध्यान से नजर आ रहा होगा तो k कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो मतलब ये जो r³ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y के बन रहा है। कहने का मतलब ये r है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y की पावर 1/3 के बन रहा है। ठीक है, किस किस में रिलेशन निकाल लिया मैंने, इस r में और इस y में निकाल लिया, तो इसका रिलेशन निकलते ही मैं लगा सकता हूं, दैट इज r1 इज इक्वल टू में y1 और उसकी पावर 1/3, फिर मैं निकालूंगा दैट इज r2 डिवाइडेड बाय में y2 और उसकी पावर 1/3। पहले तो 1 के लिए लगाया, बटे में 2 के लिए लगाया। अब r1 की वैल्यू तो r है और r2 की वैल्यू r डैश है, r डैश है ये नहीं है, जिसको हमें पता करना है। इसी का कहना है कि पहले तो क्लैंप यहां से थी, जब इसको मैं आधी डिस्टेंस y/2 पे क्लैंप कर दूं तो इस r डैश की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने मान लिया ये r2 है, जिसको मैंने क्या कह दिया, r डैश। y1 की वैल्यू y है, उसकी पावर 1/3 है। y2 की वैल्यू क्या है, y/2 आपके सामने लिखी हुई है, इसलिए y/2 की पावर भी क्या होगी, 1/3 होगी। इस y से y कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर गया तो ये बन गया r डैश, 2 पावर ऊपर गई और इसकी पावर 1/3, ये 2 नीचे आएगा तो r बटे में 2 पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू में r डैश, ये आंसर आ गया भैया। ठीक है, तो इस r डैश की जो वैल्यू आएगी, r डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r डिवाइडेड बाय में 2 1/3। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज r बटे में 2, इसके ऊपर रूट यहां 3 चढ़ा देंगे और इसको लिख देंगे दैट इज r डैश। इसी 1/3 को ऐसे भी लिखा जाता है बेटे, इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वन शॉट में पूरा आपको करवाने की कोशिश रहेगी कि एक भी चीज मैं यहां ना छोड़ू। आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन